ग्रंथियों से होता है। ठीक, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक कौन सी होती है? अंतःस्रावी। ठीक है, और ग्रंथि, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब ये तो 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई। ठीक, अब बात किसकी करते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि से जो होता है वो हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। ठीक, और हार्मोन्स के साथ साथ अन्य पदार्थ भी स्रावित होते हैं। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो होता है केवल और केवल जो होता है हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और मिश्रित ग्रंथि से जो तुम्हारा होता है इसमें से भी हार्मोन्स प्लस अन्य पदार्थ, ठीक, स्रावित होते हैं। बस समझते रहो, थोड़ा थोड़ा सा लिख रहे हैं। अब ग्रंथियां कितने प्रकार से होती हैं? ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? जो बाहरी पदार्थों को स्रावित करती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या क्या स्रावित करती हैं? जैसे कि लार हो गया, ठीक, पसीना हो गया, पसीना सभी लोग जानते हैं जिसको स्वेद कहते हैं। ठीक है, स्वेद। और क्या हो गया? लार हो गया, पसीना हो गया, तेल, तेल ऑयल निकलता है, जिसको किसी किसी की चिपचिपी स्किन होती है उसको बोलते हैं ऑयली स्किन है इसकी, है ना, तो तेल ग्रंथियां हो गई। ठीक, और कौन सी हो गई? दुग्ध, जो दुग्ध का श्रावण होता है, दुग्ध ग्रंथियां। ये सभी के सभी बेटा क्या है? लार हो गया, पसीना हो गया, दुग्ध हो गया, तेल ग्रंथियां हो गई, ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, हमारी स्तन पर उपस्थित होती है। ठीक, अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो आंतरिक पदार्थों का श्रावण करती हैं, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में एक आती है जिसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। और एक आता है यकृत। ठीक, लीवर, यकृत भी क्या है? सबसे बड़ी जो है ग्रंथि यकृत। ठीक, ये 2 आती है। अब थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। और मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण में क्या आता है? अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथियां में कौन कौन से हो गए? लार हो गया, दूध हो गया, पसीना हो गया, और जो है क्या हो गया? तेल हो गया। ये 4 पदार्थ स्रावित होते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? जो कि हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सा आता है? पीयूष और यकृत। उसके बाद में करते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि, सॉरी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में कौन कौन सी आती है? अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि, यकृत। बहिःस्रावी ग्रंथि में लार ग्रंथियां, पसीना, तेल ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। ठीक, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, जो कि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी या मिश्रित ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में से इस बार आना ही आना है। ठीक है, तो कैसी ग्रंथि है ये? मिश्रित ग्रंथि है। अब बात करते हैं कि ये इनमें अंतर क्या होता है। जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जैसे हमने कहा बहिःस्रावी ग्रंथियां, ये हमारी त्वचा से जुड़ी हुई होती हैं, नलिका युक्त होती है। पदार्थ का जो श्रावण होता है वो नलिकाओं से होकर के तब एक विशेष अंग तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? एक विशेष अंग तक पहुंचता है। अब इसमें इनसे जो श्रावित पदार्थ होता है वो हार्मोन्स और अन्य पदार्थ दोनों होते हैं। अन्य पदार्थ में हम मान यहाँ पे मेन 2 लेंगे, एक लेंगे हार्मोन्स, एक लेंगे एंजाइम। 2 चीजें, हार्मोन्स और एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गई बहिःस्रावी ग्रंथियां। नलिका युक्त होती हैं, यानी कि त्वचा के बाहर उपस्थित होती हैं, और किसका श्रावण करती हैं? हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, त्वचा से जुड़ी हुई नहीं होती, यानी कि एपिथेलियम से जुड़ी नहीं होती हैं, और केवल किसका श्रावण करती? हार्मोन्स का। आप लोगों में अंतर पूछा जाता है
बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है? तो ये जो होती है एपिथेलियम त्वचा से यानी कि त्वचा से जुड़ी हुई होती है, नलिका युक्त होती है, हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों का श्रावण करती है, अन्य पदार्थ भी श्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल और केवल जो होती है हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, त्वचा से यानी कि एपिथेलियम से लगी हुई नहीं होती है। और जो है ये क्या करती है, नलिका विहीन होती है, इसमें कोई भी नलिकाएं नहीं होती हैं। ये जो है रुधिर में हार्मोन्स को स्रावित करती है और रुधिर जो है पूरे शरीर में पहुंचता है। ये जो है केवल और केवल विशेष अंग तक ही पदार्थ को पहुंचाती हैं, जैसे कि जिस अंग तक ले जाना है वहीं तक ही ले जाएंगी। मिश्रित ग्रंथियां दोनों का काम करती हैं। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स और एंजाइम में क्या अंतर है। किसमें? हार्मोन्स और एंजाइम। ये बेटा थोड़ा बताए दे रहे हैं क्या होता है, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं वो किसी क्रिया को होने के लिए उकसाते हैं, यानी कि हमारी जो उपापचय क्रिया है, क्रिया उसका नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, ठीक। और ये जो है उपापचय क्रिया में सीधा भाग लेते हैं। उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। ये उपापचय क्रिया में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ये उनका नियंत्रण करते हैं। ये नियंत्रण करने में इनकी खपत हो जाती है, ठीक। ये खत्म हो जाते हैं, पूरी की पूरी तरीके से यूज कर लिए जाते हैं। जबकि एंजाइम का उपयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है। ये जो है वैसे के वैसे ही, वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। इतना फर्क होता है, ठीक। ये दो मेन पॉइंट रख लेना। ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि उसको क्रिया करने के लिए इनकी जरूरत होती है। ये जो है इनकी खपत पूरी तरीके से हार्मोन्स की हो जाती है, एंजाइम की पूरी तरीके से खपत नहीं होती है। पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट। हार्मोन्स और एंजाइम्स में अंतर हो गया। अब मेन चीज जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है मानव हार्मोन्स, तो हम डायरेक्ट बात किसकी करेंगे? मानव हार्मोन्स की। ये थोड़ी बेसिक चीजें थी जो कि आप लोगों की जरूरी थी, ये मैंने बता दिया है। अब बात किसकी करते हैं? मानव हार्मोन्स की। तो चलिए देखते हैं कि मानव हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं। ग्रंथियां मैंने बता दी, अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि बता दी, और मैंने बेटा क्या बता दिया? हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर बता दिया। अब हार्मोन सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग एक जानते हैं गले में यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। यानी कि कौन सी बेटा ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ठीक। ये बेटा श्रावण किसका करती है? किसको निकालती है? थायरॉक्सिन। किसको निकालती है? थायरॉक्सिन, जिसमें क्या होता है? 65% जो होता है आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। चलिए आगे देखते हैं कितना आयोडीन होता है। 65% आयोडीन होता है। ये काम क्या कर देती है कि हमारे शरीर में जो रक्तदाब होता है उसको नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? यही नियंत्रित करती है। हृदय स्पंदन, रक्तदाब यानी कि हृदय स्पंदन, जो हृदय की धड़कने की गति होती है, तो हृदय स्पंदन को कौन नियंत्रित करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? हृदय स्पंदन, क्या होता है? हृदय स्पंदन, ठीक है। इंक डाल लेते हैं तब तक कि 2 मिनट रुकिए, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। हृदय स्पंदन, O2 की खपत, किसकी खपत? O2 की खपत, ठीक, O2 की खपत करता है। ग्लूकोज की खपत, किसकी? ग्लूकोज की खपत, ये इसके कार्य होते हैं, ठीक। साथ में एक और काम होता है कि इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा? घेंघा रोग, ठीक, क्योंकि इसमें 65% आयोडीन होता है। 65% क्या होता है? आयोडीन। जब 65% आयोडीन होता है, और हमने क्या पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। क्योंकि थायरॉक्सिन की जब कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो गई तो घेंघा रोग हो गया, जो कि आयोडीन की कमी से होता है।
थायरॉक्सिन का कार्य क्या होता है? हृदय स्पंदन होता है, O2 की खपत होती है, ग्लूकोज की खपत होती है, और इसकी कमी से, ये इसके हैं कार्य, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन के बाद किसकी करते हैं? अग्नाशय की, अग्नाशय की, ठीक है, जो कि क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। सबसे पहले इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, मिश्रित ग्रंथि रट लो, एक ही मिश्रित ग्रंथि है, वो कौन सी है? अग्नाशय, ठीक है। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। अब इसमें जो होती है 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? सॉरी, कोशिकाएं बाद में देखते हैं, पहले इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? द्वीपिकाएं होती हैं। और ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा से स्रावित होता है ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन बेटा? ग्लूकेगॉन। और बीटा से स्रावित होता है इंसुलिन। बहुत ज्यादा आप लोग सुने होंगे इंसुलिन, ठीक। इन दोनों का भी कार्य ज्ञात नहीं है, कार्य पता नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इंसुलिन क्या करता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, यानी कि रुधिर में शर्करा वही जो शुगर होती है की मात्रा कम करता है, ठीक। और ग्लूकेगॉन क्या है? रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है, ठीक, बढ़ाता है। ये इंसुलिन क्या करता है बेटा? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी कि ग्लूकोज को किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक, बदलता है। और ये क्या कर देता है? ग्लाइकोजन को, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने बदला? इंसुलिन ने। तो ये क्या कर देता है? ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकोज को, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा ग्लूकेगॉन। ग्लूकोज को किसमें बदलता है? सॉरी, ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन को, इसलिए ग्लूकेगॉन पड़ा है ना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है, ठीक। जब इंसुलिन की कमी होती है ना, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह, जिसको क्या कहा जाता है? डायबिटीज। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कहाँ पे पाया जाता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं? लैंगरहैंस की एक प्रकार की क्या है? कोशिकाएं, ठीक। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। इन दोनों का कार्य ज्ञात नहीं है। इससे ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, इससे इंसुलिन स्रावित होता है। ये क्या कर देता है? रुधिर में ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, कम करता है। और ये क्या करता है? रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। जब देखो इसमें ग्लूकोज बनेगा, इसमें ग्लाइकोजन से क्या बनना है? ग्लूकोज, तो रुधिर में मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और इसमें क्या बनना है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना है, तो इसमें क्या होगी? रुधिर की मात्रा कम होगी। तो ये रुधिर की मात्रा कम करने का कार्य करता है। तो जब इसकी कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया अग्नाशय। अब आगे देखते हैं। आगे आपका बेटा क्या होता है? एक आता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी आती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के और कौन कौन सा नाम होते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि, इसी से कहा जाता है।
ये लगी हुई होती है, यानी कि जुड़ी होती है। लगी होने का मतलब जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से किससे जुड़ी होती है ये बेटा? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है बेटा, तो ये किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से। ठीक, हाइपोथैलेमस से क्या होती है? जुड़ी होती है। राइटिंग का इश्यू नहीं है, ठीक है, बाद में बताते हैं। ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। और क्या होता है? पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, और ये 3 भागों में विभाजित होती है। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है अग्रपिंड, मध्यपिंड, ये अग्र है, मध्यपिंड, और कौन सा होता है? पश्चपिंड। अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड, ये 3 भाग होते हैं। इनसे हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हमने एक हार्मोन्स लिया जिसका क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। कौन सा है? वैसोप्रेसिन। चलिए देखते हैं इसका क्या कार्य होता है। ये वैसोप्रेसिन क्या होता है कि इसकी कमी से एक तो क्या हो जाता है? 2 कंडीशनें होती हैं। एक तो रक्त दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रक्त दाब कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है? उदक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदक में हो जाता है। उदक में रोग किसकी कमी से होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से वैसोप्रेसिन हार्मोन से। अगला पॉइंट इसमें क्या होता है कि उदक में रोग जाता है, इसके 3, ठीक है, ये हो गया इसका मेन पार्ट। अब बात करते हैं, एक हार्मोन्स आता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा आता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि गर्भावस्था के समय, जब गर्भाधान उनका होता है, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय जो ब्रेस्ट बढ़ता है, यानी कि स्तन की वृद्धि होती है। ठीक, और क्या होता है? स्तन की वृद्धि होने के साथ साथ में क्या होता है कि ये हार्मोन्स क्या करता है? जो होता है मांसपेशियों को सिकोड़ता है। गर्भाशय की पेशियों को क्या करता है? सिकोड़ता है, जिससे क्या होता है कि शिशु का जन्म होता है। ठीक है, यानी कि जो पीड़ा उस समय उत्पन्न होती है वो इस हार्मोन्स के कारण होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उदक में रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला कौन सा आता है? प्रोलैक्टिन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। ठीक, लैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कौन सा होता है? चलिए इसमें देखते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स वो होता है कि जब से गर्भधारण हुआ तब से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म होता है, उस समय जो धीरे धीरे मिल्क का निर्माण हो रहा है, दुग्ध ग्रंथियां जो है विकसित हो रही हैं, यानी कि स्तनों में जो वृद्धि हो रही है, यानी कि दुग्ध का जो निर्माण हो रहा है, दुग्ध निर्माण में जो क्या है, ग्रंथियां वृद्धि कर रही हैं। ग्रंथियां क्या कर रही हैं? वृद्धि कर रही हैं। तो ये वृद्धि कर रही हैं, ये इसमें आएगा, कर रही है। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन, एक ही मेन इसका कारण होता है कि जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो प्रोलैक्टिन करता है, और ये क्या करता है, जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं यानी कि दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनको विकसित करता है, जिसके कारण ब्रेस्ट का आकार भी बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं FSH। इसकी बात करते हैं FSH। FSH का फुल फॉर्म केवल बता दे रहे हैं और इसका कोई खास मतलब नहीं है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है? FSH। क्या होता है? FSH, जिसको क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसको? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
ये क्या कर देता है, अंडाशय, ठीक, और जो है शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिकाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी कि अंडाशय और शुक्र जनन नलिकाओं को प्रेरित करता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब ये होता है प्रेरित करने वाला। तो ये कैसा हार्मोन्स है, प्रेरित करने वाला हार्मोन्स है, जिससे क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण और जो होता है शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक, FSH। उसके बाद में एक आता है LSH। क्या आता है, LSH, जिसको LHS को क्या कहा जाता है, ल्यूटिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LHS को क्या कहा जाता है, ल्यूटिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। चलिए देखते हैं ल्यूटिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LHS, एक हमने बताया FSH, जिसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या कर देता है, अंडाशय और शुक्रजनन नलिका को प्रेरित करता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब ही होता है प्रेरित करने वाला हार्मोन से, जिसके कारण क्या होता है, अंडाशय और शुक्रजनन नलिका अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करती है। LHS क्या होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि क्या करता है, जो कि बॉयज में लड़कों में जो द्वितीयक लिंग लक्षण दिखते हैं, जैसे कि आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछें निकल आना, हाइट उनकी जनरली लड़कियों से लंबी होती है, तो ये सभी क्या होते हैं, द्वितीयक जो लिंग लक्षण होते हैं बॉयज में, उनको प्रेरित करने का कार्य कौन सा करता है, ल्यूटिलाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LSH, ठीक। उसके बाद में एक आता है TSH। कौन सा आता है, TSH, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो इसके पहले हमने पढ़ी थी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का जो नियंत्रण होता है ना, वो पीयूष ग्रंथि से, ये सभी किससे स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन्स है, उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा, FSH, LSH और TSH, वैस्कोप्रेशन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये सभी प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो थायराइड को क्या करता है, प्रेरित करता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करे। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता है वो इसकी वजह से होता है। अगर ये निकलना बंद हो जाए तो थायराइड ग्रंथि सक्रिय नहीं होगी, थायराइड ग्रंथि सक्रिय नहीं होगी तो थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा। तो ये TSH हो गया। एक आता है वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन क्या होता है, किससे वृद्धि होती है, बचपन में जब इसकी वृद्धि, सभी को पता है, बचपन में जब इसकी वृद्धि यानी कि इसका निर्माण कम होगा वृद्धि हार्मोन्स का पीयूष ग्रंथि से, तो बच्चे क्या रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। तो ये वृद्धि हार्मोन्स होता है, दो प्रकार से होता है, एक वृद्धि को बढ़ाता भी है और जब वृद्धि बढ़ जाती है यानी कि हाइट अच्छी खासी हो जाती है, एक एज के बाद में ये हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है, जिससे हाइट बढ़नी रुक जाती है, ठीक है। ये तो हो गए पीयूष ग्रंथि के कार्य। उसके बाद में अन्य और भी एक दो हार्मोन्स आते हैं, वो कौन से आते हैं, जैसे कि एक होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाशय से स्रावित होता है, कहां से, अंडाशय से, ठीक। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। तुम लोगों के में ये नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं, कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, स्रावित होता है, और ये अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से, ठीक है। ये क्या कर देता है, जैसे कि हमने बताया, ये LSH क्या होता है, बॉयज में द्वितीय लिंग लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से जो अंडाशय होता है वो गर्ल्स में जो होता है द्वितीय लक्षण को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे इनका ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, और साथ में जो हो गया जो जनन अंग होते हैं, ये सॉरी, चूंकि ये अंडाशय से स्रावित होता है इसलिए ये जनन अंग को विकसित करता है, केवल और केवल महिलाओं में होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन होता है, दो हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होते हैं, यानी कि अन्य हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि अंडाशय से स्रावित होता है, और ये गर्ल्स में द्वितीय लक्षण को विकसित करता है, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया और जनन अंग हो गया, ठीक। उसके बाद में कार्पस हार्मोन, वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होते हैं, जो क्या काम करता है कि जो यानी कि होता है गर्भाशय को क्या कर देता है,
सक्रिय करता है, गर्भाशय को सक्रिय करता है। ठीक है, ये एक तरीके से मान के चलो पीरियड्स के टाइम पे सिक्रीजन होने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों के थे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ जैसे कि एक थायरॉक्सिन हो गया, TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, FSH हो गया, कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, वैस्पोप्रेसिन हो गया, ये सारे आप लोगों के क्या है हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं को क्लास को स्टॉप करते हैं, आगे आप लोगों का नया चैप्टर शुरू किया जाता है।